नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है वो सब आपने देखा है और वो सारा तमाशा आपने देखा। जिस तरह से एक देश में अमेरिका की सेना घुसती है, चुपचाप वहां के राष्ट्रपति को उठाकर लाती है और कल रात को पहले ट्रंप ने एक ट्वीट लिखा जिसमें उसने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद रात को उसने एक फोटो जारी किया जिसमें न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर जब मादुरो को ले जाया गया, देखा गया उनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और उनको ले जाया गया। उसके बाद कई सारे वीडियोस आए, पहले एआई के फेक आए लेकिन बाद में कई सारे रियल वीडियोस आए जिसमें मादुरो थम्स अप करते हुए दिखाई देते हैं। कई में वो एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं, जो पत्रकार उनके आसपास हैं उनसे वो कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर और बाकी सारी चीजें। लेकिन एक बात तो अब पक्की है, अब ये कंफर्म है कि मादुरो और उनकी वाइफ अमेरिका की गिरफ्त में है। उनकी वाइफ की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की गई हैं लेकिन मादुरो की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। जब ये दृश्य पूरा हो रहा था तो मेरे बहुत कायदे से समझ में आ रहा था कि यही सारी प्लानिंग ईरान के लिए की गई थी। जो 12 रोजा जंग थी उसके पहले यही प्लानिंग थी। जिस तरह से वहां जो खामनेई के बहुत करीबी लोग थे उनको मारा गया था और उसमें निशाना यह था कि या तो खामनेई को मार दिया जाए या फिर खामनेई को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके उनको इजराइल या अमेरिका ले जाया जाए और वहां पर रेजीम चेंज, जो ईरान में पूरी इनकी प्लानिंग थी रेजीम चेंज करने की, वो की जाए। वो जब नाकामयाब हुई तो अभी ईरान के अंदर प्राइसेस को लेकर, दुकानें जो बंद हो रही थी, मुद्रा की जो उसकी वैल्यू है वहां की करेंसी की, वो लगातार जो गिर रही थी, उन सारी चीजों को लेकर जो मूवमेंट शुरू हुआ उसको हाईजैक किया गया। मैंने कल आपको बताया था कि एक्स सीआईए जो डायरेक्टर है माइक पॉम्पियो, उन्होंने बाकायदा जो ट्वीट किया था उसमें मोसाद के लोगों को बधाई दी और कल खबर आती है कि ईरान में मोसाद के बहुत सारे एजेंट, खासतौर पर औरतें गिरफ्तार की गई हैं जो इन आंदोलनों को भड़का रही थी, जो इन आंदोलनों को गाइड कर रही थी और इसको हिंसक, वायलेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। खामनेई का भी एक बयान आया था कि विरोध करना जनता का हक है, अगर विरोध करने के लिए, एहतजाज करने के लिए जनता सड़क पर आती है तो ये बिल्कुल उसका हक है, लेकिन हिंसा करने का हक नहीं है। ये सारी बातें आई थी। ईरान में फिलहाल मामला बहुत बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वेनेजुएला का मामला बहुत बड़ा। अब वेनेजुएला वाला जो पूरा मामला है उसमें दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली बात, जरा गौर से देखिए ये वीडियो आप। ये शी जिनपिंग के स्पेशल एनवाय थे, स्पेशल प्रतिनिधि थे जो मादुरो से मिलने गए थे और जिस दिन मादुरो का आप कह सकते हैं किडनैपिंग हुई है, जिस तरह से उसको उठाया गया है, उसके 8 घंटे पहले ये तस्वीरें आई थी जिसमें चाइना के शी जिनपिंग के, चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट हैं शी जिनपिंग, उनके स्पेशल एनवाय मादुरो से मिलने गए थे। इस वीडियो को देखकर बहुत दोस्ताना बातचीत और सारा कुछ लगता है और आश्चर्यजनक यह है कि ठीक 8 घंटे बाद अमेरिका ने उनको उठा लिया। अब इसको देखने के बाद ये लगता है कि क्या ये मिला जुला खेल था, क्योंकि चाइना हो, रशिया हो, सबके बयान तो आए हैं लेकिन मादुरो को लेकर कुछ अलग से करने वाले हैं, कुछ ज्यादा करने वाले हैं, अमेरिका के ऊपर कोई प्रेशर बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ फिलहाल उन बयानों से दिखाई नहीं दे रहा। वो आम बयान है और बयान तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए तो लगभग सारी दुनिया से बयान आए हैं। यहां तक कि स्ट्रेमर, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है स्ट्रेमर, उसका भी बयान आया है और वो बयान जो है कोई बहुत तारीफ करने वाला नहीं बयान है। उस बयान में भी इस चीज को गलत ही बताया गया है कि किसी एक खुद मुख्तार मुल्क के राष्ट्रपति को, इलेक्टेड राष्ट्रपति को आपने पूरी गुंडागर्दी के साथ उठा लिया। नरेंद्र मोदी खामोश है और नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत उन्हें है। इसलिए बयानात की बात आप छोड़ दीजिए, बयानात बहुत सारे आए हैं लेकिन रशिया और चाइना की तरफ से कोई कॉन्क्रीट एक्शन होगा ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना, अमेरिका और रशिया के बीच में एक मोटा समझौता हो चुका है। समझौता यह है कि यूएस ने अभी वेनेजुएला को लिया है और लैटिन अमेरिका के कुछ और मुल्कों में उसकी प्लानिंग है जिनको वो अपने कब्जे में लेगा। क्यों लेगा उस पर भी बात करूं। चाइना ताइवान को चाहता है, यह बात मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं। ताइवान में अमेरिकन बेसेस हैं और अमेरिका काफी दिनों से ताइवान को बचाए हुए है आप कह सकते हैं। तो चाइना ताइवान को लेना चाहता है। तो एक समझौता ये हो सकता है कि हम वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज पर अपने तरीके से कब्जा कर रहे हैं, चाइना ताइवान और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में जहां वो बहुत ज्यादा पैसा डाल रहा है, जहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर अपना पूरा प्रभाव क्षेत्र बना सकता है।
रशिया को लगता है कि खुली छूट दे दी गई है कि यूक्रेन में आपको जो करना है करो। अमेरिका कोई बड़ा वहां पर हस्तक्षेप नहीं करने वाला। हालांकि कल जेलेंस्की का एक बयान आया था, वो हास्यास्पद बयान ज्यादा था, जिसमें वो कहता है कि रास्ता दिखा दिया गया है। अब यही काम रशिया के साथ हो सकता है, मतलब अमेरिकी जहाज जाके पुतिन को उठा सकते हैं, वो उनकी औकात से बाहर है, वो उनके बस की बात नहीं है। ज्यादा आसान काम यह है कि रशिया को अपने साथ रखा जाए और यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रशिया को चुपचाप कब्जा करने दिया जाए। अमेरिकी जो मदद वगैरह यूक्रेन को है, वो लगातार कम की जाए। अब ये सब जब आप देखते हैं, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का सिनेरियो और बाद का सिनेरियो दोनों याद आता है। पहले का सिनेरियो ये था कि हिटलर और स्टालिन के बीच में समझौता था, जिसमें हिटलर यूरोप के अपने आसपास के इलाकों को और यूरोप का बड़ा हिस्सा कब्जा करने वाला था, और रशिया लगातार आप देखते हैं कि बाल्टिक प्रदेश, फिनलैंड और इस तरह के इलाकों पर कब्जा करता चला जाता है। और जंग के बाद जब चाइना, अमेरिका और इंग्लैंड एक साथ आ जाते हैं, तो पूरी दुनिया को बंटवारा कर लिया जाता है, दो हिस्सों में बांट लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया रशिया के पास चला जाता है, साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका के पास चला जाता है, और इस तरह का पूरा बंटवारा है। पूर्वी यूरोप पूरा का पूरा स्टालिन के पास चला जाता है, जो बाकी यूरोप है वो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, और इस तरह से बंटवारा हुआ। और जो मिडिल ईस्ट में बंटवारा हुआ, वो तो कमाल का बंटवारा था, उसके बारे में तो बात ही क्या करनी है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन का वेसल बनता चला गया। आप देखते हैं कि ईरान सिर्फ उसकी मुखालिफत करता है, और ईरान में जब मुखालिफत होती है तो रजा शाह पहलवी का जो खानदान है उसको छोड़कर ईरान भागना पड़ता है, और ईरान के जो संसाधन हैं, तेल हैं, बाकी सब हैं, उसमें खुमैनी जीतते हैं, और तब से लेके अब तक वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, और उसको खत्म करने, वहां पर सत्ता परिवर्तन करने की लगातार कोशिश जो है वो अमेरिका कर रहा है। अब अगला सवाल ये उठता है कि अमेरिका वेनेजुएला में क्या करने वाला है। सबसे पहले यही शोर हुआ कि जो वहां नोबेल पीस प्राइज विजेता है मारिया कोरिना मचादो, उनके बयानात आने लगे, पुराने बयानात वायरल होने लगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ का सारा जो तेल है, वो सारा का सारा तेल हम प्राइवेटाइज कर देंगे, ताकि अमेरिका आकर यहाँ पर जैसे चाहे वहां ऐसे बिजनेस कर सके। तो बहुत लोगों को ये लगा कि मारिया कोरिना मचादो को ही गद्दी पर बिठाया जाए। लेकिन कल ट्रंप का एक बयान आता है, और उस बयान में वो कहता है कि मारिया कोरिना मचादो या जो विपक्ष है वहां का, उसके पास वो मैंडेट नहीं है, उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो वेनेजुएला में शासन कर सके। इसका मतलब क्या? पिछले 10 साल से मैं लगातार ये प्रोसेस देख रहा हूं, और पिछले 3-4 साल में तो ये प्रोसेस बहुत तेज हुआ है। हालांकि यहां पर मैं आपको तुलसी गबार्ड का, जो ट्रंप की बहुत करीबी हैं, उनकी मिनिस्टर हैं, 2019 का एक बयान, मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं। इस बयान में वो कहती हैं कि अमेरिका को वेनेजुएला में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वेनेजुएला खुद मुख्तार मुल्क है, उसको अपने तरीके से रहने देना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन लगातार पूरी दुनिया में, जो खास तौर पर अमेरिका और ब्रिटिश गोदी मीडिया है, वहां ये एक प्रभाव बनाया गया, ये एक आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव चलाया गया, परसेप्शन बनाया गया कि वेनेजुएला में मैंडेट नहीं है मादुरो के पास, यानी बहुमत नहीं है, जो चुनाव हुए हैं वो फर्जी हैं, और मादुरो वहां के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये पूरा एक माहौल बनाया, तानाशाही है, मार्क्सवादी है, फला है, ढिमका है, उसके पास जनता का मैंडेट नहीं है, और वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ये सवाल उठाया गया। तो अगर मादुरो के पास मैंडेट नहीं था, तो फिर मादुरो का जो विपक्ष है, जिसके बारे में कहा गया कि उसको हराया गया जानबूझकर और ये हुआ और वो हुआ, उसके पास मैंडेट होना चाहिए था, और विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचादो। लेकिन अब जब ट्रंप खुद कह रहा है कि मारिया कोरिना मचादो के पास वहां की जनता का बहुमत नहीं है, मैंडेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मैंडेट जो है वो मादुरो के पास था। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मादुरो और उसकी पार्टी को ही बहुमत हासिल था, कोई और पार्टी वेनेजुएला में ऐसी नहीं है जिसको बहुमत प्राप्त हो। इसका मतलब यह है कि पिछले चुनाव में जो मादुरो की जबरदस्त जीत हुई थी, वो इल्लीगल नहीं, पूरी तरह से लीगल थी। मादुरो ही वहां की जनता का सच्चा रिप्रेजेंटेटिव है। ये बात ट्रंप के इस बयान से साफ हो जाती है, और इस बयान से ये भी साफ हो जाता है कि मारिया कोरिना मचादो ने पीस प्राइज जरूर ले लिया, नोबेल ले लिया, काफी पैसा वैसा मिला होगा, लेकिन वेनेजुएला की सत्ता फिलहाल उनके हाथ में नहीं जा रही। देखा यह गया कि वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, डेल्सी रोड्रिग्स, महिला हैं, डेल्सी रोड्रिग्स जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको
हाई कोर्ट ने, जो वहां का हाई कोर्ट है, उसने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवा दी। यानी राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको एक लीगल प्रोसेस में, एक संवैधानिक प्रोसेस में वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया। उनका बयान कल आया और वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला विल नेवर बी अ कॉलोनी, यानी वेनेजुएला किसी भी देश का उपनिवेश नहीं बनेगा, किसी भी देश की कॉलोनी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिलहाल अगर उनके बयान को सही माना जाए, और सिर्फ उनका अकेला बयान नहीं है, वहां जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं डायजाडो कोबेलो, उनका भी बयान आया है। पहले यह आया था कि कोबेलो को गिरफ्तार कर लिया गया है, रशिया भाग गए हैं, लेकिन उनके बयान पब्लिक में आए हैं सारे। मुझे लगता है कि मादुरो के अलावा कोई और ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जिसके ऊपर कोई अटैक हुआ है, बाकी सारे इंटैक्ट हैं। उनका भी बयान आया। और डेल्सी रोड्रिग जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट थी, यानी मादुरो की नंबर 2 थी और अब नंबर 1 पे आ गई हैं, उनका भी बयान आया, राष्ट्रपति बन गई हैं, उनका भी बयान आया कि वेनेजुएला अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। इसके साथ आप देख लीजिए कि वहां की वेनेजुएला की जो राजधानी है, वहां जिस तरह के लगातार जुलूस निकल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जुलूस दुनिया भर में निकल रहे हैं। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और बाकी सारी जगहों से ये खबर आई है कि जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। मादुरो के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर होना क्या चाहिए? अगर वो तानाशाह था, अगर वेनेजुएला की जनता दुखी और नाराज थी, अगर वेनेजुएला की जनता मादुरो से सेटिस्फाई नहीं थी, तो मादुरो जैसे ही गद्दी से हटा, गद्दी से क्या हटा, जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया, उसको किडनैप किया गया, वेनेजुएला की जनता को सड़क पे आना चाहिए था और खुशियां मनानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता तो जो गोदी मीडिया है, यूरोप और अमेरिका का गोदी मीडिया है, वो अपने यहाँ वो सीन्स चला रहा होता और बता रहा होता कि वेनेजुएलियंस जो है वो कितने खुश हैं। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ ट्विटर हैंडल पुराने फुटबॉल मैच के पुराना कोई वीडियो लाके जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला की जनता जो है वो खुश है, जबकि वो पुराने वीडियोस हैं और ट्विटर पर उनके नीचे आप देखेंगे नोट्स लगे हुए हैं, बाकी सब जो वीडियोस आ रहे हैं। और वेनेजुएला की राजधानी से ही नहीं, अगल बगल तमाम इलाकों से जो वीडियोस आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि लोग तो नाराज हैं। लोग इस बात से नाराज हैं कि उनके राष्ट्रपति को, उनके खुद मुख्तार मुल्क के राष्ट्रपति को जबरदस्ती उठवा लिया गया, किडनैप कर लिया गया और लोग मादुरो के साथ खड़े। इसका मतलब क्या है? दो तीन चीजें यहां पर समझनी बहुत जरूरी है। पहला ये कि अमेरिका फिलहाल वहां कोई रेजीम चेंज बड़ी नहीं कर रहा है। मादुरो की पार्टी ही वहां रूल कर रही है। मैंने आपको बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिग्स, अब वो वहां की प्रेसिडेंट। यानी विपक्ष जो प्रो अमेरिका है, प्रो इजराइल है, उसको फिलहाल शासन करने को नहीं मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वहां के तेल पर उसका सारा इंटरेस्ट है। अब वेनेजुएला अपने तेल का 90% चाइना को बेचता था, जाहिर है सस्ते रेट पे बेचता था। तो अब चाइना के लिए सवाल है कि ये जो डेफिसिट होगा, अगर अमेरिका वहां के आयल पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, तो ये जो डेफिसिट होगा, ये डेफिसिट चाइना कहां से पूरा करेगा, या फिर अमेरिका के साथ निगोशिएट करेगा कि उसको अपनी जरूरत का तेल वेनेजुएला से वैसे ही मिलता रहे। अगला सवाल ये उठता है कि डेल्सी रोड्रिग्स हो, डायजाडो कोबेलो हो, या फिर मादुरो के जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बाकी लोग हैं उनकी मिनिस्ट्री के, क्या उन्होंने अमेरिका के साथ कोई समझौता कर लिया था जिसमें चाइना भी शामिल था, जिसमें यह कहा गया कि मादुरो को तो आप ले जाइए लेकिन देश के ऊपर हमला ना कीजिए, हम आपकी सुन लेंगे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बड़ी पॉसिबिलिटी लगती है। 8 घंटे पहले शी जिनपिंग का स्पेशल एनवाय वहां जाता है और सिर्फ मादुरो को उठाया जाता है। मादुरो के अलावा न डेल्सी को उठाया जाता है, न डायजाडो को उठाया जाता है, किसी और को नहीं उठाया जाता है। बयान इनके सारे मादुरो के समर्थन में आ रहे हैं क्योंकि जनता समर्थन में है। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये सारे लोग अमेरिका के साथ शामिल हों इस षड्यंत्र में कि आप मादुरो को उठा लीजिए, बाकी सब हम यहां पर संभाल लें। ये देखना होगा अगले 15-20 दिन, 1 महीने में कि क्या ऐसा होता है, क्या ये लोग अमेरिका के सामने समर्पण करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर ये लोग अमेरिका के सामने समर्पण नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर ये लोग, जैसा कि इनके बयान आ रहे हैं, अगर इनके बयान को फेस वैल्यू पर लिया जाए और ये लोग अमेरिका के साथ लड़ाई में जाते हैं या अमेरिका की मुखालिफत करते हैं ये लोग आयल पे कब्जे का, तो क्या होता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत लंबे समय तक वेनेजुएला गृह युद्ध में फंस सकता है। इंडिजिनस वहां से नए आंदोलन खड़े हो सकते हैं और आसपास मिड जो लैटिन अमेरिका है, जैसे लूला का, आपने देखा लूला का एक बयान आया और भी क्यूबा से बयान आया, तमाम सारे मुल्क जो प्रो अमेरिकन नहीं है
बेसिकली एंटी अमेरिकन हैं, उनका एक आप कह सकते हैं मोर्चा बन सकता है जो अमेरिका को लैटिन अमेरिका में लगातार परेशान कर, क्योंकि ये आखिरी नहीं होगा। वेनेजुएला के बाद उसकी कोशिश होगी कि बाकी भी जो लैटिन अमेरिकन मुल्क हैं, उनके ऊपर वहां पर वो अपने लोगों को बिठाए, जैसे अर्जेंटीना में उसने अपने बंदे को बिठाया है, वैसे ही अपने लोगों को बिठाए और वहां का सारा तेल, वहां का बाकी सारा कुछ जो है उस पर कब्जा कर। अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए ईरान पर, फिर बात खत्म करें। इमाम अली का जन्मदिन था कल और इमाम अली के जन्मदिन पर तेहरान में एक बहुत ऊंची मूर्ति लगाई गई है जिसका नाम दिया गया है कॉन्करर ऑफ खैबर, यानी खैबर की जंग जीतने वाले इमाम अली। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं, कल रात को भी कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई ईरान से, और ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल वहां जो आंदोलन जैसा दिखाई दे रहा था वो काफी हद तक कम हो गया है, सब्सिडाइज कर गया है। मोसाद के एजेंट्स को लगातार गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस बात को याद रखिए कि ईरान से खतरा टला नहीं। इनकी निगाह ईरान के ऊपर लगातार बनी है। एक समझौता चाइना रशिया के साथ इनका ये हो सकता है कि आप ईरान को मत छेड़िए, ठीक है आपने वेनेजुएला ले लिया, ईरान को मत छेड़िए, लेकिन इजराइल लगातार ये कोशिश करता रहेगा कि ईरान के साथ कोई ना कोई किसी न किसी तरह का टेंशन चलता रहे, जंग जैसी चीज चलती रहे। एक और बात आप देखिए कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि गजा में समझौता तो हो गया है और फिलहाल समझौता आगे बढ़ता नहीं दिख रहा, सेकंड स्टेज में जाता नहीं दिख रहा। अभी हमास को धमकी दी गई थी, ये सारा कुछ हुआ है। ये भी हो सकता है कि गजा पट्टी पर एक बार फिर से हमला हो, क्योंकि जो ही वेनेजुएला पर रशिया ने कब्जा किया या कह सकते हैं मादुरो पे कब्जा किया, उसी वक्त गजा के ऊपर कई सारे हमले दोबारा से इजराइल ने किए हैं। तो ये भी हो सकता है कि गजा पर पूरी तरह से कब्जे की दोबारा कोशिशें। तो सब मिला-जुला के स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि दुनिया को चैन से नहीं रहने दिया जाए। कोई कह सकता है कि वेनेजुएला में इतना कुछ हो रहा है, आप हिंदुस्तान में बैठकर क्यों बोल रहे हैं? बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है, इसका असर जो है वो केवल मिडल ईस्ट तक या लैटिन अमेरिका तक नहीं रहेगा। आपके सामने अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति है, जो विश्व विजय की कल्पना में है, जो सारी दुनिया को कब्ज़ा करना चाहता है, सारी दुनिया का संसाधन कब्ज़ा करना चाहता है और जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको गड्ढों में फेंक दिया गया है, उनकी अब कोई इज़्ज़त नहीं है। यूनाइटेड नेशंस को हमको अब रिप लिख देना चाहिए, रेस्ट इन पीस लिख देना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है और ये बात सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन बना ही इसलिए था कि ये जमीनों पे कब्जे वगैरह रुके, अपने अपने मुल्क में सब लोग शांति पर रहें। लेकिन मुझे लगता है कि अब यूएन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और भले मोदी जी चुप हैं और शायद इसलिए भी चुप हैं कि डरे हुए हैं, लेकिन खतरे कब कहां पहुंचेंगे ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ये जो हुआ है वेनेजुएला में, इसकी मुखालफत जरूरी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।